अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन कल ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाएगा। वही केस जो 2014 में दायर हुआ था और तकरीबन 8 साल से चल रहा है। इस दौरान 75 के करीब समातें हुई हैं, 9 वकला तब्दील हुए हैं और अब फाइनली इस केस का फैसला जो है वो कल सुनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने से पहले ही इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात कर चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर वो तहफ़्फ़ुज़ात, उसके बाद उन्होंने जलसों की एक सीरीज़ की। जो ज़िमनी इंतखाबात हुए पंजाब में, उसमें जो उन्होंने कैंपेन की, उसमें अपना बयानिया तो सामने रखा ही, लेकिन साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वो किस तरह से बाइस्ड हैं इसके बारे में आवाम को वो बताते रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने जो खिताब भी किया था अपने कारकुनान से, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि 4 अगस्त यानी जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। लेकिन अब ये खबर आई है कि कल इलेक्शन कमीशन ये फैसला सुनाने जा रहा है, ममनुआ फंडिंग केस का ये फैसला। अब सवाल ये है कि इस केस का फैसला मुतवक्के तौर पर क्या हो सकता है। जिस फंड्स की बात की जा रही है, जिन ममनुआ फंडिंग की बात की जा रही है, क्या सिर्फ वो जब्त होंगे, क्या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी भी रख सकती है, उनका इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस सिलसिले में अब क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। और इस फैसले के बाद जबकि 2 सूबाई असम्बलियाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी हैं कि वो मुस्ताफ़ी हों, ये फैसला कितना एक्सेप्टेबल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और उसको किस तरह से वो परसू करेंगे। पहला आज का हमारा टॉपिक ये है, उसके बाद हम बात करेंगे जनाब आज चौधरी शुजात हुसैन और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है परवेज़ इलाही साहब को कि वो होश के नाखून लें और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि तफसीली फैसला आने के बाद हम इस फैसले पर रेफरेंस भी दायर करेंगे। सवाल ये है कि ये जो अब मामला है मुस्लिम लीग काफ का, कि इसके अंदर एक पार्टीशन हो गई है, एक हिस्सा जो है वो पीटीआई के साथ है, एक हिस्सा इत्तेहादी जमातों के साथ है, तो इसका फ्यूचर क्या होगा और चौधरी शुजात हुसैन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत बसरा साहब, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं और मोना आलम साहिबा तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। बसरा साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ। सबसे पहले तो 8 साल तक ये केस चला, इल्ज़ाम भी लगता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि वो जब इक़्तिदार में मौजूद थे तो वो असरअंदाज होते रहे, इस मामले को डिले करते रहे, डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ करते रहे। और डेफिनेटली 8 साल एक लंबा अरसा होता है, इसके ऊपर सवाल तो बनता है कि इतना वक्त क्यों लगा। अब फाइनली फैसला कर रही है इलेक्शन कमीशन ने कल इसका महफूज फैसला जो था वो सुनाने का, तो अब क्या नाराज़गी क्या है इमरान खान साहब को, पीटीआई को इलेक्शन कमीशन से या चीफ इलेक्शन कमिश्नर से? देखें आयशा, जो खैर की तवक्को तो मेरी नज़र बिल्कुल नहीं आ रही कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है जो इलेक्शन कमीशन का, आपने खान साहब ने मुतअद्दिद बार जब आप एक ऐसी चेयर पे बैठे हों जहाँ पर मुसलसल आपको 2 साल से ये कहा जा रहा है कि आप बाइस्ड हैं, आप जो भी फैसले ले रहे हैं एक सोची समझी प्लानिंग के ताबे हमारे खिलाफ ले रहे हैं। अब कहाँ से मैं शुरू करूँ कि खा वो डस्का वाला केस हो, इतना हमें टारगेट किया गया, उसके बाद आप चले जाएं। मैं बहुत ज़्यादा लंबी तफसील में नहीं जाना चाहता। हमने कहा क्या रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं हम लोग इलेक्शन के लिए कि आए, आज तक कोई जीता है तो उसने तस्लीम नहीं किया आ रहे हैं कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए हैं। हमने कहा आए रिफॉर्म्स करते हैं, ईवीएम के लिए हमने बात की, ठीक है। उसके ऊपर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, देखें ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये जो आपने हुकूमत ने कानून साजी करनी है। सर माजरत के साथ बसरा साहब, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। सपिल डैट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा थोड़ा सा इसके पॉसिबल आउटकम्स और पीटीआई के पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो ये जो अब कल फैसला सुनाने जा रहा है इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग केस का, सर इसका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? पीपीओ 2002 के मुताबिक ये फैसला, ये केस जो था चल रहा था इलेक्शन कमीशन के अंदर, मुतवक्की फैसला क्या हो सकता है? देखिए, इसमें बुनियादी तौर पे तो इस सवाल का जवाब देना है इलेक्शन कमीशन को कल के फैसले में कि क्या ममनुआ जराए से फंडिंग हुई है पीटीआई के सोर्सेज ऑफ फंडिंग में, और अगर वो हुई है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, और उसका वर्स्ट आउटकम भी हो सकता है कम से कम कल के फैसले में कि वो पैसे सारे भागते सरकार जब्त कर लिए जाए।
कल का मामला तो सिर्फ इतना है, लेकिन अगर उसके अंदर जो ममनुआ फंडिंग है उसके अंदर कुछ बैरूनी जराए से फंडिंग भी शामिल है, तो फिर अगले मरहले तक बात जा सकती है। और अगला मरहला यह है कि फिर हुकूमत पाकिस्तान एक डिक्लेरेशन दे सकती है कि पीटीआई एक फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है, लिहाजा उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। और फिर 2 हफ्तों में फिर वो सुप्रीम कोर्ट को ये डिक्लेरेशन पेश करना होता है और सुप्रीम कोर्ट फिर फाइनली फैसला करता है कि वाकई क्या ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसे एंडोर्स कर दे तो फिर वो पार्टी डिसॉल्व हो जाती है और उसके तमाम मुंतखब लेजिस्लेटर्स अपनी नशिस्तें खो देते हैं, बल्कि वो अगले 4 साल तक इलेक्शन लड़ने के भी नाअहल हो जाते हैं। लेकिन ये वर्स्ट केस सिनारियो है, वर्स्ट केस सिनारियो है, अगला मरहला है। सर, जब आप बैरूनी फंडिंग की बात करते हैं तो आप फॉरेन नेशनल की बात करते हैं या फिर फॉरेन कंपनीज की बात करते हैं? देखिए, फॉरेन कंपनीज की बात तो बिल्कुल श्योर है कि वो ममनू है, बल्कि हकीकतन तो पाकिस्तानी कंपनीज की भी फंडिंग ममनू है। पाकिस्तान में इंडिविजुअल्स तो चंदा दे सकते हैं पार्टियों को, लेकिन कंपनियां नहीं दे सकती, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002। और बैरूनी मुल्क की कंपनियां, गवर्नमेंट, बैरूनी सियासी पार्टियां, वो बिल्कुल ममनू है। मेरी इंटरप्रिटेशन जाती तो ये है कि अगर फॉरेन नेशनल्स भी इसमें फंड दें तो वो भी ममनू है, लेकिन उसके ऊपर कुछ लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि इंडिविजुअल्स दे सकते हैं, लेकिन कंपनीज बहरहाल ममनू है। सही, ममनू है। सर, अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, आपने वर्स्ट केस सिनेरियो की बात की, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो को ही फर्ज कर लिया जाए तो फिर पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या मौजूद होंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि कल जो भी फैसला आएगा उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो मुझे यकीन है कि पीटीआई अगर उसके हक में नहीं आएगा फैसला तो वो उसको चैलेंज करेगी और सुप्रीम कोर्ट फिर हो सकता है कि उसको सस्पेंड कर दे, उसको स्टे ऑर्डर दे दे, उसको गलत करार दे दे, और अगर ये भी हो सकता है कि वो ऐसा कुछ ना करे और उसको दुरुस्त करार दे दे। फिर अगला मरहला आएगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई डिक्लेरेशन जारी करेगी और वो डिक्लेरेशन क्या सुप्रीम कोर्ट कबूल करेगा, वो एक बाद की बात है, अगले मरहले की बात है। सर, डिक्लेरेशन किस चीज के बारे में हो सकती है? इस चीज के बारे में कि इमरान खान साहब ने बतौर पार्टी हेड फॉल्स डिक्लेरेशन दी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, या फिर पार्टी को बैन करने के बारे में? नहीं, डिसॉल्व करने के बारे में। वो जो डिक्लेरेशन है वो तो डिसॉल्व करने के बारे में है, क्योंकि कानून के अल्फाज उस है कि डिक्लेरेशन गवर्नमेंट जारी करेगी, वो कोई और फर्द जारी नहीं कर सकता, वो सिर्फ गवर्नमेंट करेगी और वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी 2 हफ्ते के अंदर अंदर, और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर फाइनली फैसला करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा कि ये जो डिक्लेरेशन दिया गया है ये दुरुस्त है, तो फिर उसके नतीजे में फिर बाकी नताइज निकलेंगे कि पार्टी वाकई डिसॉल्व हो जाएगी और उसके मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सही। सर, एक सवाल और, फिर शौकत बसरा साहब भी कोई बात करना चाह रहे हैं आपसे। सर, माजी में हमारे पास एक रेफरेंस मौजूद है कि एक पार्टी के ऊपर एक पार्टी जो है उस पर पाबंदी लगी थी, फिर वो अपना नाम चेंज करके एएनपी बन गई थी, जो पहले नेशनल पार्टी थी। तो सर, उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा या फिर इन चीज़ों को भी देखा जाएगा कि इस दौरान में काफ़ी कवानीन भी चेंज हुए हैं? नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुदा ना खास्ता अगर वो डिसॉल्व हो जाती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारी ख्वाहिश और दुआ ये होनी चाहिए कि ऐसी कोई चीज ना हो, क्योंकि उसके बड़े मुमकिन बड़े खतरनाक असरात होंगे। लेकिन अगर वो हो जाए तो जी हाँ, वो उससे अगले दिन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के नाम से एक जमात बना ले तो वो बिल्कुल लीगल होगा और वो काम चलेगा। यानी ऑप्शन मौजूद है उनके पास। सही। नेशनल अवामी पार्टी शौकत बसरा साहब पार्टी बनके बन गई थी। आयशा, मैं नहीं, बिलाल साहब से तो उनकी मौजूदगी में मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था कि जब से एक साजिश के ताबे रजीम चेंज हुआ है, हर तरह का तरीका इस्तेमाल कर लिया गया है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी को कम किया जाए, उनकी मकबूलियत को कम किया जाए, उनके खिलाफ अब तोशा खाना से शुरू हो जाएं, पता नहीं बला बला, आपके सामने लंबी एक फहरिस्त है। जब कुछ नहीं मिला तो इस वक्त वो केस जिसके ऊपर हम बार बार ये कह रहे हैं, हम हाई कोर्ट में गए कि आप ऐसे करें
कि इसकी ऑन कैमरा पूरी दुनिया को दिखाएं, पूरे पाकिस्तान को दिखाएं और इसकी प्रोसीडिंग कर लें, और साथ दोनों पार्टियां जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके भी केसेस दिखा दें। नो, नहीं हुआ। अब फिर मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त अगर आप देखें पाकिस्तान में अवाम एक तरफ खड़े है और इस वक्त हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है। इसका नुकसान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को ज़हन में ना लाएं, इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकानमी है, जो माशियत है, उसको आप अंदाज़ा कर लें कि वो कहाँ जा चुकी है। अमली तौर पर आपके इंटरनेशनल इदारे कह चुके हैं कि आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, आप दिवालिया हो चुके हैं। अब इन हालात में आप एक ऐसे लीडर को, जिस वक्त पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर है, आपने क्या किया? बांग्लादेश में क्या हुआ? आपने उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, बांग्लादेश बन गया। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को साजिश के ताबे आपने हैंग कर दिया। तो क्या ये पाकिस्तान की खिदमत होगी? क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी इसमें होगी? तो मैं ये समझता हूं कि जो फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल है और कल की डेट, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आप फिर ये देखें, हम जो बार बार हमने बात कही कि आप इनके खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं, हमारी असेंबलीज इनके खिलाफ करारदाद पास कर चुकी हैं। खान साहब ने एक बार नहीं कुछ 100 बार हमारी पार्टी मुतालबा कर चुकी है। तो क्या वजह है कि आप पूरी वही आप चीफ इलेक्शन कमीशन फैसला लेने जा रहे हैं जिसमें हमें इत्मीनान नहीं है? मैं एक छोटी बात बताता हूं। हमने ईवीएम की बात कही। इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटरी अदारा है, वो बतौर इदारा पाबंद है कि जो कानून साजी हो वो उस पर अमल करे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कह दिया जाके कि जी हम तो ये ईवीएम तो काबिल अमल ही नहीं है, अब ये क्यों करवाने जा रहे हैं? उसको भी छोड़ दें। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब चीफ जस्टिस साहब ने उनको बुलाया कि जी क्या फलां महीने में इलेक्शन हो सकते हैं, उन्होंने क्या कह दिया कि जी वो तो इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि वो इदारा जिसका काम है कि अगर विद इन 90 डेज उसको तैयार होना होता है इलेक्शन करवाने के लिए, हमने लोटे जो लोग बने 5 सीटें मांगते रहे, नहीं दी, हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ा, वहां से फिर जाके हमने नोटिफाई करवाया। कौन कौन सी बात बताएं? तो मेरा देखें, मैं फिर कह रहा हूं जिन कॉन्सिक्वेंसेस की बसरा साहब आप बात कर रहे हैं, ये इसका जवाब हम एक बात मैं कह दूं, मेरी बात सुन लें, एक फिक्रा कह दूं। चलें, कह दें। देखें, कल जो भी फैसला आएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि इनसे खैर की तवक्को नहीं है। इन्होंने हर काम करके देख लिया है। अवाम खान साहब के साथ दिन ब दिन पाकिस्तान के साथ और खान साहब के साथ खड़ी है। ठीक है, कल का फैसला अगर खान साहब के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसी साजिश के ताबे दिए जाता है तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। जी अहमद बिलाल महबूब साहब, जिन कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर कि सबसे पॉपुलर लीडर और आवाम उनके साथ खड़ी हुई है, तो अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो फिर उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे? देखिए, ये तो बसरा साहब मोहतरम है, हमारे एक जवान हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी तकरीर मैंने सुनी है। ये सियासी बातें हैं, इनकी अपनी अहमियत है, लेकिन जो कल जो को फैसला होगा वो सियासत पे मबनी नहीं होगा। वो तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि वो कानून पे। अहमद साहब एक सेकंड अगर यहाँ रोकूं कि अगर हम हाई एक सेकंड अहमद साहब आपका मुझे बात तो कंप्लीट करने देना। नहीं सर, नहीं एक सेकंड, मैंने एक बात कहनी है। अहमद साहब मैंने इजाजत चाहता हूँ। अहमद साहब एक सेकंड, मैंने बात कहनी है। सर मेरी बात पूरी, हमने कहा बसरा साहब बात पूरी करने देना। जी सर, बात पूरी करें सर। हम तो आपसे रहनुमाई चाह रहा था। देखिए ना, मेरी बात को आपने तकरीर कह दिया, मुझे मैं तो आपको तकरीर नहीं कहा, आपने मेरी बात को तकरीर कह दिया। कंप्लीट तो करने देना। मुझे आप इजाजत। अब मैं क्या कहूँ? नहीं सर, अहमद बिलाल महबूब साहब सर प्लीज आप कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात। नहीं, मैं आई रिफ्यूज टू बी टॉक डाउन। मेरी बात जो है, मैं जब अपनी बारी पे बात कर रहा हूँ तो मेरी बात सुनिए आप। जी आपने इतनी देर बात, मेरी बात सुन के जाइएगा, फिर लाइन ड्रॉप ना कीजिएगा। सर आपको कंप्लीट तो करने देना सर। फिर मैं भी आपकी तकरीर नहीं सुन सकता अहमद साहब, फिर मैं आपकी भी तकरीर नहीं सुन सकता, आप दोनों आपका भाषण नहीं सुन सकता सर, प्लीज आपका मैं तकरीर सुनने का पाबंद नहीं हूँ। बसरा साहब, कि आप पार्टी बनकर बात करें, मैं बिल्कुल नहीं सुनने को तैयार। आप पार्टी बन के बात करेंगे तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप कंप्लीट तो करने देना। अगर आप हुकूमत का मौकफ देना चाहते हैं तो फिर हुकूमत का हिस्सा बन जाइए ना। बसरा साहब, मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत सर, मुझे अफसोस हुआ आपकी बात पे। मैं आपके साथ बड़े भाइयों वाला तल्लक है, आप मेरी बात को तकरीर समझ रहे हैं।
आप पाकिस्तान को बसरा नुकसान साहब, करना चाहते हैं। हमने उनको हुकूमती interrupt मत करें, आपकी नुमाइंदे के तौर पर नहीं लिया, एज इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के तौर पर, सर, एनालिस्ट मेरी के बात तौर को पर ये तो ना लिया। कहें कि जी तकरीर कर सर, रहा हूँ। जी आप सर, सवाल करें जी, आप सर- तकरीर ही कर रहे थे। अच्छा, सर, तो सर, आप क्या कर रहे थे? आप क्या तकरीर कर रहे थे? आप उनकी सवाल हुकूमत कर रहे की, हैं जी। हाँ, आप सवाल तो करने बेहतर की है। मैं इजाजत बसरा निहाल साहब, हाशमी प्लीज। साहब की बजाय आपको बसरा बुलाना साहब, चाहिए था। प्लीज, सर उनको अहमद साहब तकलीफ आपकी करने जगह दें। निहाल हाशमी साहब की जगह आपको बुलाना तकरीर चाहिए ही था। कर रहे थे। बसरा नून लीग का साहब, नुमाइंदा वो गलत किया इन्होंने। एनालिस्ट हैं, एनालिस्ट मैं के जो तौर भी पर हूँ, आए हैं, आपको क्या उनकी प्रॉब्लम उनको है? बात तो कंप्लीट करने देना। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा प्लीज सर। जी, आपका सवाल क्या था? आप सर पूछिए। मैं ये बसरा साहब ने बात की कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रही थी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और पीटीआई के खिलाफ और कुछ करने के लिए है नहीं, इसलिए ये जो केस है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है पीटीआई के खिलाफ। इसके बारे में सर देखिए, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल सियासी बातें हैं, इनका अपनी जगह अहमियत है कि इस मौके पे अगर कोई सियासी खलफशार पैदा हो सकता है, उस बात का इम्कान मौजूद है। अल्लाह करे ऐसा ना हो और कोई ऐसा फैसला ना आए जिससे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो। लेकिन अगर कानून को अपना रास्ता बनाना है और कानून और इंसाफ का तकाजा पूरा होता है तो फिर वो होगा, लेकिन इंसाफ के मुताबिक होना चाहिए और कानून की पासदारी होनी चाहिए। इसमें किसी पार्टी के खिलाफ, किसी पार्टी के हक में ये सवाल नहीं होना चाहिए। बाकी ये सियासी मामलात हैं, ये सियासतदान हल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि दोनों पार्टियों के अंदर इतने तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं जो इन सारे मामलात को संभाल सकते हैं, क्योंकि मुल्क का मफाद तो इन सबको अजीज होगा ना। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि कोई ये अपने हाथ से चीजों को निकलने देंगे। अल्लाह बेहतरी करेगा, हमें उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन कल का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फैसला ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा, वर्स्ट केस, कि साहब इनके जो पैसे इन्होंने इकट्ठे किए हैं ये अगर ममनुआ है तो ये जब्त कर लिए जाए। पार्टियों की डिसोल्यूशन और ये डिस्क्वालीफाई होना, ये बहुत बात की बातें हैं। उसको साबित करना है, उसके ऊपर बहस होगी, उसके ऊपर अलग मुकदमा चलेगा, वो आसान काम नहीं होगा। तो इंशाल्लाह जो चीजें हैं वो किसी बेहतर लाइन पे जाएंगी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपका टाइम देने के लिए। निहाल हाशमी साहब, सर आप भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, शौकत बसरा साहब भी हैं, उनकी भी गुफ्तगू सुनी। सर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात की अहमद बिलाल महबूब साहब ने कि इस फैसले के बाद ये हो सकता है कि हुकूमत डिक्लेरेशन जो है वो पास करे कि ये असम्बलियाँ जो हैं वो ये जो पार्टी है इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। तो इस सिलसिले में हुकूमत की कोई इंटेंशन है ऐसा करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, हम सियासी जमात हैं, हम कभी कोई गलत काम, गैर आइनी, गैर जमहूरी काम नहीं करेंगे। मगर अगर आइन के ज़मुर्रे में कोई आ जाए, चोर को छोड़ेंगे नहीं और शरीफ आदमी को हम पकड़ेंगे नहीं। अगर कोई आइन और कानून की पामाली होगी तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, सियासी जमात की नहीं होती, हुकूमत की जिम्मेदारी होती। सियासी जमात अलग चीज़ है, हुकूमत अलग चीज़ है कि वो इस पर ज़रूर इक़दामात करे। हमने देखा है कि जब भी हुकूमतें अपने फ़राइज़ अंजाम देने से गुरेजा रही हैं तो उससे रियासत को, जमहूर को और आइन को बहुत नुकसान हुआ है। निहाल हाशमी साहब, ये केस 2014 से चल रहा है। 2018 में जाकर पीटीआई की गवर्नमेंट आई। उससे पहले अगर 4 साल हम लगा रहे तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी। उस वक्त ये प्रायोरिटी क्यों नहीं था केस, अब आकर ये प्रायोरिटी क्यों है? देखिए, ये केस हमने फाइल नहीं किया, ये केस फाइल किया है जनाब अकबर एस बाबर साहब ने, जो बुनियादी रुकन है पीटीआई के थे। तो हम तो कभी भी किसी पे इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाते। ये सारे इल्ज़ामात उन्हीं के तरफ से आए थे और वो 2018 में भी केस लड़ रहे थे, बाद में भी लड़ते रहे। और मुझे ताज्जुब ये है, जो इंसाफ के नाम की पार्टी है उसको चाहिए कि वो इंसाफ के राह में रोड़े ना अटकाए। अगर वो सच्चे होंगे तो बाहर हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं। सर ये मेरा सवाल नहीं है ना, मेरा सवाल ये है कि ये अब आकर आप लोगों की प्रायोरिटी है, तरजीहात में नंबर 1 पे इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की नजर आ रहा है, लेकिन 2014 से 18 तक ये आपकी तरजीहात में शामिल नहीं था। हालांकि ये केस तो वही अकबर एस बाबर ने किया ना, अभी आके आप लोगों ने नहीं किया। आप क्या चाह रही हैं? अकबर एस बाबर का पड़पोता के 2322 में इसका फैसला मांगे कि मेरे दादा ने 108 साल पहले फाइल किया था।
डिले इन जस्टिस, डिनाई इन जस्टिस। कौम को पता चलना चाहिए कि अगर हम इल्जाम लगा रहे हैं या अकबर एस बाबर इल्जाम लगा रहे हैं और इमरान बहुत सर मैं मासूम यही आदमी तो है, कह रही हूँ कि तो सर अकबर एस कौम को बाबर ये ने हक अभी तो थोड़ी दे। लगाया है, अकबर एस बाबर ने ये इल्जाम अभी थोड़ी लगाया है। भाई हमारे 2014 कहने में से तो किया था। फैसला नहीं दे रहे ना, हमारे कहने से नहीं दे रहे, हमारे कहने से नहीं दे रहे। ये चेयरमैन साहब जो इलेक्शन कमीशन के हैं और जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जिसे इमरान खान साहब ने लगाया, उनके दौर में लगे। हम तो अपोजिशन में भी नहीं थे, हम तो जेल में थे। इन्होंने इसे कहा था कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा आदमी लेके आए थे, हम तो नहीं थे। और रास्ते में रोड़े ना अटकाए, पहले ही हाई कोर्ट में बार बार जा चुके हैं, स्टे ऑर्डर ले चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, हाई कोर्ट में जा चुके हैं, 50 एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं। तो 8 साल अगर इनके नजदीक बहुत कम है। अगर ये सच्चे हैं तो फिर काहे का इनकी तो नेक नामी होगी। अगर इनके हक में फैसला आएगा तो इनकी नेक नामी होगी और इनके जो मुखालफिन हैं उनकी बदनामी होगी। सही। तो इसे आने दीजिए, इन्हें खुद मुतालबा करना चाहिए कि जल्द अज जल्द लेके आए। मेरे सवाल का आपने फिर भी जवाब नहीं दिया है जो मैंने आपसे पूछा था, लेकिन मैं आगे बढ़ती हूँ, यही सवाल लेकर मोना की तरफ हम जाती भी हूँ। कोशिश करें, ये तो अकबर बाबर साहब के वजह से हुआ है। नहीं आप बार बार डिमांड कर रहे हैं। चले मैं मोना की तरफ जाती हूँ। मोना, सबसे पहले तो यही मेरा सवाल कि जो प्रायोरिटी मुस्लिम लीग नून की जब वो हुकूमत में थी 2014 से 18 तक का अगर हम अरसा देख लें, उस टाइम पर मेरे ख्याल से मुझे नहीं याद पड़ता कि इस केस के बारे में बात भी की जाती थी किसी तकरीर के अंदर, किसी खिताब के अंदर, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। लेकिन अब आकर लगता है ऐसा कि सारा रिलायंस जो है इस हुकूमत का वो अब इस ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर हो गया है। इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्या उस वक्त और बड़ी चीज़ें थी, बयानिया मौजूद था और अब कोई बयानिया मौजूद नहीं है? देखिए आयशा, आपका जो मुझसे सवाल है वो टाइमिंग की बुनियाद पर है ना। आप टाइमिंग्स का मुझसे पूछ रही हैं कि अभी कैसे ये हसीन इत्तेफाक हो गया, इससे पहले क्यों नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें 2-3 बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहती हूँ। जी जरूर। एक तो ये कि डिले करना जाहिर है इस केस को कहीं तरह से किसी तरह से जायज नहीं है, क्योंकि अगर पीटीआई के पास दे हैव नो स्केलेटन्स टू हाइड इन देयर क्लोजेट, अगर उनके पास कोई छुपाने वाली चीज नहीं है तो मुझे नहीं समझ आती कि पीटीआई ने इसको क्यों 8 साल तक डिले किया। और डिले किया है, इसमें कोई शक नहीं कि डिले नहीं किया। अगर कोई ये कहे कि डिले नहीं किया तो ये बिल्कुल खाम ख्याली है, क्योंकि अगर हम पीटीआई के आर्ग्यूमेंट्स देखें तो पीटीआई पहले कहती थी, आपको याद होगा कि इस केस की ओपन हियरिंग हो, ओपन समात हो, ताकि लोगों के सामने आए। जब ओपन समात की, स्टेट बैंक ने कुछ डिटेल्स दी, कुछ कंपनीज की, कुछ इंडिविजुअल्स की, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये अब हमारे जो लोग हैं ये उनकी साख को मुतासिर कर रहा है, उनके ऊपर मंफी असर आ रहा है, हम अपने फाइनेंशियर्स को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, तो अब इनकी क्लोज समात करें। फिर उन्होंने इसी साल उसको क्लोज समात की एक नई दरख्वास्त दी। तो मतलब ये कि अपने ही मौक़िफ़ को बार बार रिविजिट किया गया है। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसको डिले करने की एक कोशिश हमें पीटीआई की तरफ से नजर आती है। अगर कोई छुपाने की चीज नहीं है तो ये तो उल्टा उनके मेरिट में एक और इजाफा होगा। आपको याद है, आपको पता है, खान साहब के तमाम लोग जो उनके हिमायती हैं, उनकी पार्टी के लीडरान, हर कोई कहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड सादिक और अमीन है। तो ये तो एक और सर्टिफिकेट लग जाएगा ना खान साहब के साथ कि अगर ये ईसीपी से भी उनको सर्टिफिकेट मिल जाए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि देखें, ये दूसरी बात भी जो डिमांड है ना पीटीआई की, ये भी बड़ी इलेजिटिमेट या नाजायज नहीं है। जब वो ये बात कहते हैं कि हमारे फॉरेन फंडिंग की तो आप कर रहे हैं छानबीन, कभी दूसरों की फॉरेन फंडिंग को भी तो कोई पूछे। मुझे नहीं पता, क्योंकि पीएमएलएन के बड़े सारे डिसग्रंटल्ड लोग रहे हैं, पीपल्स पार्टी में भी लोग खाइफ हुए हैं, लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर कोई इस तरह से एतराज नहीं उठाया जैसे कि अकबर एस बाबर ने उठाया है। लेकिन मैं इंडिपेंडेंट तौर पर इतनी राय जरूर रखती हूँ कि जैसे बेनजीर भुट्टो शहीद ने ये खुद कहा था कि उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली गई थी, पीएमएलएन ने ली थी और उनकी हुकूमत को गिराने के लिए ली थी, तो एटलीस्ट इन तरह के सीरियस तरीन एलिगेशंस की तो होनी चाहिए ना छानबीन। अगर कोई इनकी तरफ से कोई बंदा उसको फाइल करे या ना करे, इनकी तरफ से भी खाइफ लोगों की कमी नहीं है। बाय द वे एक लंबी फहरिस्त है जो कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के खाइफ लोग हैं, इनहिराफ कर चुके हैं, इनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। बसरा साहब आपके सामने बैठे हैं, पीपल्स पार्टी से छोड़ के आए हैं। तो इनमें से किसी ने, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं किया, इनको भी चाहिए था कि अगर इनको अपनी पिछली पार्टी में इतने फ्लॉज नजर आते थे तो इनको भी कोई ऐसा रेफरेंस या कोई केस ऐसा दायर करना चाहिए था। नॉनदलेस ये इंडिपेंडेंटली मेरा ख्याल है कि बहुत सीरियस एलिगेशंस जो मोहतरमा शहीद ने लगाए थे, बेनजीर ने लगाए थे, उन तरह के एलिगेशंस की तो एटलीस्ट छानबीन होनी चाहिए ताकि ऐसा नजर आए। मोना, बिलावल भुट्टो साहब भी इसका तस्करा कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और दूसरा ये कि आपने कहा कि ये पीटीआई की ये जो दरख्वास्त है इनअप्रोप्रिएट नहीं है,
कि बाकी जो जमातें हैं उन की भी पता चलनी चाहिए कि उनकी फंडिंग कहाँ से होती है, लेकिन उनके एटलीस्ट बात ये है कि यार्डस्टिक सेम रहे ना, एक नजर लोगों ठीक को आए है, कि लेकिन जी लेकिन देखिए एक ना जो उसके जवाब में कहा जाता है इन जमातों की जानिब से या इवन इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि देखिए जी ये क्योंकि 8 साल से चल रहा है तो इसका फैसला पहले आना चाहिए, बाकी जमातें जो हैं उनके खिलाफ तो 2018-2020 के अंदर केसेस फाइल हुए हैं ना, और पीटीआई ने नहीं बेनजीर एटलीस्ट मैं यही बात है मेरी, देखिए उसका तो केस इसलिए चल रहा है ना क्योंकि अकबर एस बाबर ने उस वक्त 2014 में ये केस करवाया है, वो दरख्वास्त लेकर गए हैं। यही मैं अर्ज कर रही हूँ, इनकी तरफ से भी बखाइफ लोग बहुत सारे हैं लेकिन कोई दरख्वास्त लेकर नहीं गया। जिस इल्जाम की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये 94 में बेनजीर भुट्टो साहिबा ने इल्जाम लगाया था। उन्होंने अपनी जो उनकी किताब है, जो उनकी बायोग्राफी है, उसके अंदर ये दर्ज हुआ है, ये अर्ली 90s की बात है। तो इल्जाम तो काफी पुराना है, प्रोब क्या हुआ उतने सालों में। मतलब ये बात है कि हम इस बुनियाद पे नहीं चल सकते कि जी किसने पहले दायर कराया केस, ये मेरा ख्याल है पैमाना ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो आप टाइमिंग की कर रही है ना आयशा, आई थिंक वो बड़ी अहम है क्योंकि मुझे ये बात एक क्लियर कट नजर आ रही है कि तोशा खाना केस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया ट्रायल बहुत हुआ, घड़ियां चुराई, घड़ियां ले गए, घड़ियां बेच दी, बहुत मीडिया ट्रायल, ये गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर मीडिया ट्रायल, इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर हकीकतन कौन सा केस बना है जो कि हुकूमत ने दर्ज किया है। अभी जो आप निहाल साहब से सवाल करी थी, मुझे लगता है वो थोड़ा सा मिक्स कर गए थे दो बातों को। आप क्योंकि निहाल साहब ने अपने पहले कमेंट में खुद कहा था कि हमारी बतौर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो बंदा गलत कर रहा है हम शरीफ को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जिसने गलत किया है उसको छोड़ेंगे नहीं, ये उन्होंने कहा था। तो अगर बतौर हुकूमत वो समझते हैं कि पीटीआई ने गलत किया है, उन्होंने तोशा खाना से घड़ियां चुराई हैं, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, तो उनको पकड़ेंगे। मीडिया प्रेस टॉक से तो नहीं पकड़ेंगे ना, केस बनाएंगे तो पकड़ा जाएगा। अभी तक कोई केस सो फार नजर नहीं आता। ये एक और इजाफा कर दूं इस बात में, इलेक्शन कमीशन का फैसला अगर कोई बहुत हार्श भी आए इस वक्त पीटीआई के खिलाफ, मुझे नहीं लगता है इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी को कोई असर पड़ेगा, मैं ये नहीं समझती। सही, बहुत क्लियर कट बात है। मैं क्योंकि इस वक्त एक जो लहर चल पड़ी है, उस वक्त इनकी सियासत बिल्कुल खत्म हो गई थी, मर गई थी पीटीआई, और साल के शुरू में बहुत अनपॉपुलर हो गए थे। ये लोग खुद अगर एतमाद लाए, इन्होंने कहा हम उनसे बेहतर परफॉर्म करके दिखाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत टॉल क्लेम्स थे। अब ये है कि उनकी जो सियासत थी उसमें एक नई जान डाल दी है पीडीएम ने, और अपनी जो इनकी सियासत थी वो इनके अपने दावों की और वादों की नजर हो गई है, जिस वजह से मैं नहीं समझती कि अब जिस पॉपुलैरिटी ग्राफ पर खान साहब हैं, तोशा खाना केस का कोई असर नहीं पड़ा उनके फॉलोअर्स पर। उनकी ऑडियो लीक्स, वो बुशरा बीबी की ऑडियो लीक, बहुत सारी चीजें आई मंजरनामे पर जो मेरे हिसाब से बड़ी सीरियस एलिगेशंस है पीटीआई पर। लेकिन हमें देखना ये होगा कि क्या उसका पब्लिक पल्स पे असर पड़ा, क्या लोग उनके खिलाफ हुए, मेरा नहीं ख्याल है। आपका ख्याल नहीं है। और दूसरा ये कि अगर ये वाकई में इतने ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस हैं और इनके सबूत भी मौजूद हैं तो फिर पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, केसेस क्यों नहीं बनाए जा रहे। शौकत बसरा साहब, पीटीआई के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगता है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग केस जो है उसका फैसला देना है, और आप खुद भी कह चुके हैं कि अच्छे की उम्मीद आपको नहीं है, इसीलिए पहले से ही एक जो है ना वो बनानी शुरू कर दी थी, हवा बनानी शुरू कर दी थी पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके खिलाफ। तो क्या यही वजह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इतने ज्यादा तहफुजात हैं क्योंकि उन्होंने ये फैसला देना है फॉरेन फंडिंग केस का? आयशा, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन किया। मैंने भी यही नुक्ता उठाना था। देखें, एक तो निहाल साहब खुद भी सीनियर वकील हैं, मोना ने जो बात रेज की है, मैंने भी यही बात रेज की थी कि जब हाई कोर्ट तक हम लोग गए, बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप तीनों पार्टीज का पैरेलल चलाएं, सामने लेकर आएं कि किसने गलत किया है, किसने सही किया है, अवाम बेहतरीन जज हर चीज़ देख लेंगे। नहीं, उसके ऊपर बिल्कुल उन्होंने उनके केसेस को टेकअप ही नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, एक चेयर है उसके ऊपर बार बार हम लोग कह रहे हैं हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, ये इश्यूज हैं जिस वजह से हम आप पे इत्मीनान नहीं कर रहे। तो क्या वजह है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बसिद हैं इस बात की कि यही मैं ही फैसला सुनाऊंगा। और दूसरी बात, जितनी अपोजिशन है, जितनी पीडीएम है, और वो बार बार उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी है कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ हैं, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर फैसला सुनाया जाए। आप देखिए कि जब बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन के फौरी बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाले इनकी, पहला जो पीडीएम का, उसमें सबसे पहला मुतालबा ये था कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसका फिल फॉर फैसला सुनाया जाए। अब मैं फिर कह रहा हूँ चीजें टाइमिंग पे होती हैं, इनका शद्दोमत से मुतालबा करना, फाइनेंशियल टाइम का आर्टिकल आना, फिर ऊपर से
आज ये डेट दे देना ऑल ऑफ सडन, जब आपको ये पता चला कि आपने बाई इलेक्शंस में जहां ये तवक्को कर रहे थे कि आपकी पंजाब हुकूमत बच जाएगी, 16-17 सीटें आप कह रहे थे हम जीतेंगे, तमाम कुव्वतें आपके साथ थी, तमाम हुकूमतें आपके साथ थी, इसके बावजूद लोगों ने जाकर तहरीक इंसाफ के लोगों को वोट दिया और वो जीत गए। अच्छा, अब इनके पास, और फिर मैं कह रहा हूं मोना की बात को टो करता हूं, जब इनको कोई इशू नहीं मिला, 3 महीने इन्होंने मीडिया कैंपेन की, 3 महीने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, ये कड़ी फाड़ लीजिए जी, ये जनाब इनका वो ऑडियो लीक आ गई है जी, ये इनकी अब जनाब ये हमने वो जो फराह खान का केस है वो सामने आ गया। भाई व्हाट दे डिड, व्हाट इज द रिजल्ट? क्या कोई एक केस इन लोगों ने बनाया? तो इसलिए आयशा जो आप बात आप कर रही हैं ना, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं भी वकील हूं, पेशे के लिहाज से छोटा वकील हूं, निहाल साहब तो बहुत बड़े वकील हैं। जब आप, चूंकि एक इंडिपेंडेंट इदारा है और वो बतौर एक जज काम कर रहे हैं वहां पे, जब एक जज पे आप अदम इत्माद कर रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार, और उसके बाद आपने ये तक ऐलान कर दिया कि हम जुडिशियल रेफरेंस डालने जा रहे हैं, जब आपकी 2 सबसे बड़ी असेंबलियों ने, पंजाब ने 3 दिन पहले करारदाद पास की, केपी ने आपके खिलाफ करारदाद पास की कि ये हम इनको रिजाइन करना चाहिए, इसके बावजूद अगर आप बज़िद होंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर टारगेट किलिंग हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने स्टार्ट में अच्छा, यानी आप कह रहे हैं PTI जहां से मैंने स्टार्ट टारगेट किया किया था, जा रहा जहां से मैंने स्टार्ट लिया था, सही। इनसे बिल्कुल खैर की तवक्को नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये टाइमिंग और ये पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, अब हालात देखें कि इस वक्त बलोचिस्तान में क्या हालात हैं, सिलाब से पूरा सूबा तबाह हो बिल्कुल, गया। सर, मेरा मुखालिफिन इलाका, मैं आयशा को बिल्कुल बताऊं, ठीक कह रहे हैं मैं सिर्फ आप। बहावलनगर की आपको मिसाल दूं, अब यकीन माने मेरा हल्का है हरनाबाद फोटाबास, बारिशों से 90% मुतासर हुआ है, जिम्मेदार परेशान, और ये हालत सिर्फ मेरे इलाके की नहीं है, पूरे पाकिस्तान की है। ये एक तरफ हो गया, एक तरफ आप डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, एक तरफ आप दिवालिया होने जा रहे हैं, और फिर आप एक पॉपुलर लीडर को दीवार के साथ लगा दें, पॉपुलर लीडर को, जमात को दीवार के साथ लगा दे, सर, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले ये सवाल मैं छोड़े जाती हूँ कि मुखालिफिन है PTI के बसरा साहब, वो कहते हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इमरान खान साहब ने लगाया था, उस वक्त वही तारीफ करते थे, तो अब आकर ऐसा क्या हो गया? क्योंकि उन्होंने PTI के खिलाफ 1-2 फैसले दे दिए हैं, इसलिए अब उनके खिलाफ हो गए हैं। तो इसका जवाब मैं एक ब्रेक के बाद आपसे दूंगी। बसरा साहब, एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। निहाल हाशमी साहब, सर आपकी तरफ मैं लेकर आती हूँ। सर, इलेक्शन की बात हो रही है और बार बार मुतालबा किया जा रहा है PTI की जानिब से, और फिर ये भी खबरें आती हैं कि नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैं तो शुरू दिन से हुकूमत लेने के हक में नहीं था। मरीम नवाज साहिबा के कुछ इस तरह के बयान आते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए, ये जो करके गए हैं PTI वाले, इनकी नाअहली की जिम्मेदारी अपने सर लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब PTM ये फैसला कर रही है कि वक्त पर ही होंगे। सर, कैसे आप लोग अपना वक्त पूरा करेंगे जब सूरत हाल ये है कि पंजाब जो है वो भी हाथ से निकल चुका है, सिर्फ विफाकी हुकूमत मौजूद है? मुझसे पहले अभी मेरे भाई शौकत बसरा कह रहे थे कि मेरे भावलनगर और हारूनाबाद 90% डूब गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो 4 रोज से चीख रहा हूं कि कहां है KP की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत और वफाक की हुकूमत की। मगर मैंने परसों देखा कि वफाकी हुकूमत तो अपने काम करके कारकर्दगी जितनी भी है, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, अमल कर रहे हैं, मगर कहाँ है PDM में? कहाँ है PDM में पंजाब की, कहाँ है बलूचिस्तान की? और KP पूरा डूब गया मेरे भाई। आप शायद भूल गए कि पंजाब में अब आपकी हुकूमत है, KP में आपकी हुकूमत है, 9 साल से आपकी हुकूमत है, PTI की हुकूमत है। तो खुदारा जब आप बात करना हो तो ज़रा सा अपने जहन को जोर डालिएगा तो आपको पता चलेगा। अब हम रियाया हैं सूबों में, आप हुक्मरान हैं, वहाँ पे सारे वसाइल आपके पास है, तो आपको किसी ने नहीं रोका है कि आप हारूनाबाद के जो 90% लोग हैं उनकी कोई आप इमदाद, मदद और उनके साथ मुआवनत ना करें। प्लीज़ जाएँ करें, टेलीविज़न पे आप बोल रहे हैं, हम आपकी बात को मान रहे हैं, मगर आपको हारूनाबाद के लोग तलाश कर रहे हैं। अब दूसरी बात जो आप कह रही हैं आयशा कि जनाब PDM कह रही है हम वक्त पूरा करेंगे, यकीनन हम वक्त पूरा करेंगे। इसलिए करना चाहते हैं हम कि जो आइन में दिया हुआ टाइमिंग है, वो टाइमिंग ये है कि 5 साल का मियाद पूरा किया जाएगा, 5 साल कंप्लीशन होगी तो हम जाएंगे। हम कोई गिदड़ सिंगी या कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जब ये असेंबली का मियाद मुद्दत पूरा होना होता है, प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर एक असेंबली में, आपको याद होगा कि 2002 में शौकत अजीज भी आए, चौधरी शुजात भी आए और भी लोग आए, जफरुल्लाह जमाली साहब भी आए।
इसी तरह से तो बात नवाज 2008 शरीफ में साहब परवेज on अशरफ board साहब हैं। भी आए, यूसुफ रजा गिलानी भी हाशमी आए। साहब, नवाज शरीफ जी? साहब ऑन बोर्ड हैं वक्त पूरा करने के लिए इस हुकूमत का? देखिए, मैं असेंबली की बात की, अभी हुकूमत की बात नहीं की। आपने कहा इलेक्शन असेंबली चलिए का होता है, हुकूमत का नहीं होता है। असेंबली की बात हुकूमत का कर जो लें। इलेक्शन, असेंबली की बात कर ले, नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड अगर हैं आप कि ये मुझे- मुद्दत पूरी करें? अगर आप आपने मुझे मुश्किल अगर सवाल कर आप दिया, मुझे आयशा। कंप्लीट करने दें तो आपकी मेहरबानी होगी। आप कंप्लीट करें, निहाल मेरा साहब, सवाल ऐड निहाल कर लीजिए, साहब, मेरा लेफ्ट सवाल राइट ऐड कर लीजिएगा निहाल साहब। साहब लेफ्ट राइट नहीं और जवाब देना पे किस गल दा जवाब यह है कि यकीनन असेंबली अपना मुद्दत पूरा करना चाहिए और हुकूमत की जहां तक कारकर्दगी है, अगर इनके अंदर सियासी बसीरत होती तो ये इसी पार्लियामेंट में वापस आते, अपनी कारकर्दगी एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन ठीक करते और सही। तख्ता जिस तरह से इनको हटाया गया ये हटा देता। और कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान में जमहूरी तरीके से हटाने का। अब कल बैठेगी सियासी जमातें। देखिए, नवाज शरीफ आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के लीडर हैं, वो हुकूमत के लीडर नहीं है। हुकूमत के लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, असद महमूद साहब हैं, वो फैसले करेंगे। फिर आप कहेंगे कि जी जनाब आप फैसले मुसल्लत क्यों करें। और सबसे बढ़ के जो इस मुल्क के साथ मुस्लिम लीग अलमिया नून हुआ के जो ताहयात साजिश करके कायद गए भी तो है इमरान ना खान, वो। वो साजिश निहाल हाशमी आप साहब, मुस्लिम सुन लीग तो नून लेना, के ना आप ताहयात मुझे- कायद भी तो हैं। अरे आप मुझे बोलने तो दें मोहतरमा। सर, मेरा सवाल भी तो मोहतरमा, अगर सुन आप लेना। बोलने नहीं देंगी तो फिर मेरा बैठना बेकार है। नहीं सर, नहीं, मेरा ऐसी बैठ, मैं बात। आपके हर बात का जवाब दूंगा। चलें जी, पहले कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ, लेकिन मैं यही सवाल करूंगी जी। मैं आपको वो भी जवाब दूंगा, जी। मैं आपको वो भी दूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। निहाल साहब बहुत टॉप के वकील है, उसका जवाब नहीं देंगे। चले टॉप चले के बसरा वकील साहब हैं। कंप्लीट करने दें जी। निहाल 100% दूंगा मैं जवाब दे हूं, मैं साहब जवाब जी, आप दूं। गुगली देखिए, मार के ये निकल जाएंगे, गुगली पाकिस्तान मार के के निकल जाएंगे कदरे निहाल को भाई। उस मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं ये, उस मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं और डिफॉल्ट करना चाहते थे IMF के साथ मिलकर के, और जो मुआहदे किए थे कि पाकिस्तान को अपनी जौहरी सरेंडर करना पड़े हथियार, या पाकिस्तान को 295C खत्म करना पड़े, या पाकिस्तान से इस्लामी जमहूरिया का नाम हटा करके फेडरल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाए। ये इनकी चोरी पकड़ी गई, बहुत जल्दी पकड़ी गई। और इनकी ये चोरी जब पकड़ी गई, ये पाकिस्तान दुश्मनी, और इसी पे इमरान खान साहब ने कहा 3 टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान, खातम बदहन, आपके 3 टुकड़े हो जाएंगे, आपकी पार्टी के हो जाएंगे। भाई पाकिस्तान शहीदों का मुल्क है, कैसे आप 3 टुकड़े करेंगे? हमारे बाबा, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है। अब आप जो नवाज शरीफ की बात करें, पाकिस्तान आएंगे, ताहयात कायद हैं, उनका टेन्योर अगर आप याद करें, आयशा आपको याद करा दूं कि मईशत बड़ी बुरे हालात में थे, उन्होंने मेट्रो मोटर बस भी दिया, उन्होंने मोटरवे भी दे दिया, उन्होंने बिजली घर भी बना दी, उन्होंने इकोनॉमी के लिए CPEC भी लिया है, उन्होंने बिजनेस को बेहतर भी कर दिया, उन्होंने प्राइस जो ऊपर गई थी डॉलर की, पेट्रोल की, वो नीचे भी लिया। और उसके लिए इसाक डार की जरूरत है, और इसाक डार साहब जल्दी आ जाएंगे। तो ये आप जमा खातिर रखें, जब तक नवाज शरीफ है, इसाक डार है, पाकिस्तान को उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी माशी चैलेंजेस को पूरा कर लेगा। सही, पूरा कर लेगा। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आप कह रहे हैं वापस भी आएंगे। फिर आपने बात की कि PTI का ये प्लान था कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना है, और IMF के साथ इन्होंने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया। लेकिन सर आपकी हुकूमत आई और आकर, बल्कि आने से पहले आपने कहना शुरू कर दिया कि जनाब हम आएंगे तो हम बड़े तजर्बाकार हैं, हमने आके सब कुछ ठीक कर देना है। और पिछले तकरीबन 3 महीने से हम मिफ्ता इस्माइल साहब के मुंह से, और फिर ज़िमनी इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि जनाब हमारा मुआहिदा हो गया IMF के साथ। सर 1 रुपया आया नहीं। अब आर्मी चीफ साहब जो हैं उनको फ़ोन करना पड़ रहा है US अथॉरिटीज़ को कि जनाब ज़रा बात करके हमें पैसे दिलवा दें। तो सर वो फिर तजर्बाकारी के ऊपर सवालात तो उठते हैं ना कि आप इतने तजर्बाकार थे तो फिर आर्मी चीफ को क्यों स्टेप इन करना पड़ रहा है? उसकी 2 वजूहत है। एक तो मिफ्ता इस्माइल एक कमजोर नातजुर्बेकार एज कंपेयर टू इसाक डार। इसाक डार एक बहुत ही नेक नाम, बहुत ही वसी तजुर्बा रखने वाले, बड़े एक्सपीरियंस है, उसके मुकाबले में मिफ्ता इस्माइल एक बहुत कमजोर से आदमी है। अब दूसरी बात आप जो कर रही हैं, इदारों ने भी पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। मसलन पंजाब असेंबली का जो इलेक्शन हुआ, और मसलन जो वफाक में जो मामलात किए कि जनाब आप ट्रांसफर पोस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकते, हमारे मुंसिफों ने यह फैसला दे दिया। अगर आप ट्रांसफर पोस्टिंग ही नहीं कर सकते, आप अमल दरामद ही नहीं कर सकते, सरकारी ऑफिशियल जो होते हैं वो मिशनरी होते हैं किसी गवर्नमेंट के, वो इंपोर्ट के हों, मार्केटिंग के हों, फाइनेंस के हों, हमारे दिफा के हों, या हमारे हिफाजती हों, पुलिस के हों, या FIA के हों, हम पे एक ऑर्डर आ गया, एक ख्वाब आ गया कि जनाब आज क्या हुआ, आज फराग गोगी के लिए उन्होंने क्या किया, एंटी करप्शन के DG चेंज कर दिया।
उन्होंने कहा जी चेंज आपको इजाजत है मगर पीएमएलएन को इजाजत नहीं है इस बात की। एक साहब ने कहा कि हमें शक है पीएमएलएन आई गवर्नमेंट में एफआईए के डायरेक्टर नहीं चेंज हुए, एफआईए के प्रोसिक्यूटर्स चेंज हुए, कुछ लोगों की जानें भी चली गई। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों की वजह से चली गई, लेकिन कुछ लोगों की जानें भी चली गई। ये भी आप पीटीआई से पूछे, उनकी हुकूमत थी, तबादले तो मुस्लिम लीग नून और इस हुकूमत के आने के दौर में भी नहीं हुए। बहरहाल सर, मैंने आपसे जो सवाल किया है ना, आप इधर उधर निकल गए, आपने जवाब नहीं दिया और अब मुझे बाकी मेहमानों को भी वक्त देना है। मोना, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। वही तजर्बाकारी का सवाल कि जी हम आएंगे तो हम $70 पे ले आएंगे, पेट्रोल जो है ना वो हम मुफ्त में ही देना शुरू कर देंगे, डार साहब ले आएंगे इंशाल्लाह। उस वक्त हालात तो इस तरह से थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है, हमारे मुल्क के इदारों के सरबराह जो हैं उनको स्टेप इन करना पड़ रहा है, उनको आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है। तो फिर ये जो हुकूमत है इसकी साख क्या रह जाती है कि आप इस काबिल भी नहीं है कि आप इंटरनेशनल इदारे जो हैं, इंटरनेशनल फोरम्स जो हैं, उनके साथ मुआहिदे कर सकें, मुज़ाकरात कर सकें, या उनको बिलीव ही नहीं है आपके ऊपर? अभी निहाल साहब ने बहुत दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा डार साहब आएंगे तो वो वाकई ले आएंगे। इस तरह का जो एक अदम एतमाद है जो मिफ्ता इस्माइल साहब पे है, वो इनकी जमात में काफी ज्यादा है। वो बहुत प्रिविलेंट आयशा। निहाल साहब भी उस सोच के हामिल है। बहुत सारे और दीगर मैं इनके रहनुमा जानती हूँ जो बरमला प्रोग्राम्स में ये बात करते हैं कि मिफ्ता साहब से जी नहीं हो पा रहा, डार साहब आएंगे तो वो बेहतर करेंगे। अच्छा, मैं आपकी अपनी जाती अगर मैं आपको राय बताऊं, मेरा भी वाकईतन यही ख्याल है कि डार साहब के जो सॉल्यूशंस है मईशत को लेकर वो आउट ऑफ द बॉक्स हैं। और मुझे भी ये लगता है कि अगर वो हों, बावजूद इसके कि पीटीआई इसके ऊपर बेतहाशा तनकीद करती थी और करती है कि उन्होंने मसनूई तौर पर डॉलर को रोके रखा, रुपए को मुस्तहकम रखा। खैर डॉलर को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन रुपए को मुस्तहकम रखा एज कम्पेयर टू द डॉलर। मुझे लगता है अगर आप उसके एक उसका करें ना, वो जो एनालिसिस होता है उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का, कि उसके फवायद कितने थे और नुकसानात कितने थे, तो मेरा ख्याल है उसके फवायद ज्यादा थे। बहुत सारी चीजें इससे अंडर द चेक रहती है, खासतौर पर हम जैसी मईशत की जो कि दरामदाद पर अपना इन्हिसार रखती है। हर चीज हमारी बाहर से आती है, तेल, चाय की पत्ती, दालें, हर चीज तो हम बाहर से लाते हैं। अब तो गंदम भी बाहर से आना शुरू हो गया है, चीनी भी बाहर से आनी शुरू हो गई है। तो अगर हमारी इंपोर्ट्स महंगी हैं, अल्टीमेटली फौरी तौर पर उसका जो असर है हमारी महंगाई पर आता है। हमारे बैठे बिठाए कर्जे महंगे हो जाते हैं जब डॉलर की कदर बढ़ती है। बहुत सारी इसकी चीजें हैं जो कि एकदम मनफी हो जाती हैं। इसके कंट्रास्ट में जो हमें इसके नुकसानात तो होते हैं डॉलर के बनिस्बत तगड़ा रखने के, वो होते हैं एक्सपोर्ट्स पर, बरामदात पर। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पीटीआई के दौर में जब आपको पता है कि डॉलर के बनिस्बत रुपया काफी डिवैल्यू हुआ, हमें बरामदात में वो इजाफा फिर भी नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था। एक तो ये बात है। तो ये कि इसके अगर हम फवायद और नुकसानात को इवेल्युएट करें, मुझे लगता है इसके फवायद ज्यादा है। मैं बिल्कुल ये बात मानती, शायद अगर इसहाकदार साहब होते तो वो कुछ बेहतर कर पाते। लेकिन मैं इनसे साथ ये भी पूछती हूँ कि इसहाकदार साहब को किसने आने नहीं दिया, या अभी भी उनको कौन नहीं आने दिया? मोना यही सवाल करने लगी थी, आपसे ही सवाल करने लगी थी। अब तो उनकी अपनी हुकूमत है, तो अब आ जाइए। पहले कुछ रोज पहले हमने ये सुना भी कि वो शायद वापस आ भी जाएं, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के बाद और पंजाब की हुकूमत आने के बाद अब उन्होंने कह दिया कि अभी वो फिलहाल नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहे वो पाकिस्तान में? देखिए, ऐसी क्या जरूरत थी इनको कि अगर ये हुकूमत एक ऐसी ले रहे हैं। अभी मरियम नवाज साहिबा ने भी अपनी हाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जिक्र किया। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब को भी गारंटीज दी गई थी कि वो आएंगे तो जेल नहीं जाएंगे, ये उन्होंने कहा। तो वो गारंटीज जिन्होंने दी थी, अगर वो अपनी गारंटीज पूरी नहीं कर रहे तो आप पूछे ना, आपको क्या जरूरत है कि आप ऐसी हुकूमत का हिस्सा बने जहां पे आप शायद किसी और को फायदा दे रहे हैं और आप खुद ये भी मान रहे हैं कि आप से काम नहीं करने दिया जा रहा, और साथ साथ ये कि आपके लोगों को वापस भी नहीं आने दिया जा रहा, उनको एनओसी भी नहीं मिल रही। और मोना, एक तरफ कानून की बात की जाती है कि कानून अपना रास्ता लेगा, कानून जो है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके जो सारी रिक्वायरमेंट्स है पूरी होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप इदारों की गारंटियों के ऊपर अपनी सियासत चलाएंगे कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो वो जेल भी नहीं जाएंगे। इवन मरियम नवाज साहिबा की बात कर लेते हैं। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त जमानत पर मौजूद है। उनको जमानत किस बेस पर मिली थी? कि वो जाकर अयादत करेंगी अपने वालिद की, तीमारदारी की, बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या, इस वक्त वो जमानत के ऊपर ही अपनी कैंपेन्स भी चला रही हैं। देखिए, ये जो ग्रे एरियाज है ना, हमारी भी कर रहे हैं। हमारी सियासत में ये जो ग्रे एरियाज हैं, यही असल में आलूदा करते हैं हमारी सियासत को भी और हमारे इदारों को भी। ये सारे शुकूक व शुबात हमारे इदारों पर आते हैं, हमारी सियासत पर आते हैं। ये सारा इन्हीं लोगों को मिलकर ठीक करना है, इन्हीं को रिवैम्प करना है।
जिस भी अदालत ने जमानत दी है मरियम नवाज साहिबा को, उनको भी चाहिए कि वो फौरी तौर पर बताएं। उसके कोई और ग्राउंड्स अगर निकालना चाहते हैं, अगर वो बाहर भी रख रहे हैं उनको, तो कोई और ग्राउंड्स बताएं, या जो पिछला केस था या तो उसे रफा दफा कर दें, उन्हें उससे बाइज्जत बरी कर दें। तो ये समझ नहीं आ रहा, ना इस तरफ करते हैं ना उस तरफ करते हैं। ये सारा अपनी साख को खराब कर रहा है। सॉरी, इन इदारों के इस रवैये से जो बेनिफिट करते हैं वो आपको पता है कौन करते हैं? अवाम को ठेले का फायदा नहीं है इस पूरी चीज में, उनको तो एक टके का फायदा नहीं है। जो फायदा है वो इन्हीं सियासी जमातों को है। ये लोग डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं इस आलूदा सिस्टम के और इन आलूदा इदारों के। सही है, लेकिन अभी जब उनके खिलाफ फैसले आते हैं, और ये मैं तमाम सियासी जमातों के लिए कह रही हूँ, इवन पीटीआई के लिए भी, जब इनके खिलाफ इन इदारों की जानिब से फैसले आने लगते हैं तो उनके ऊपर इल्जामात और तनकीद भी शुरू हो जाती है। बसरा साहब, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। ये जो 11 इस्तीफों का मामला है जो इस इत्तेहादी हुकूमत ने अब मंजूर कर ली है, इसके बारे में वो कहते हैं कि आप लोग तो कहते हैं कि हम इस्तीफे दे चुके हैं असम्बलियों से, तो फिर आप मिनिस्टर्स इनक्लेव में, पार्लियामेंट लॉजेस में ठहर भी रहे हैं और तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं, सारे प्रिविलेजेस जो हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो सर, इसकी क्या वजह है? अगर आपने वाकई में रिजाइन कर दिया तो छोड़ दें पार्लियामेंट लॉजेस, मिनिस्टर्स इनक्लेव। आयशा, आपका अहम सवाल है, लेकिन इससे पहले निहाल साहब, आपसे दरख्वास्त है कि खुदारा 3 महीने वाला पहला जो पाकिस्तान था हमें वापस कर दें। जो 3 महीने पहले पाकिस्तान था ना, अल्लाह का वास्ता है, कौम की मैं आपको फरियाद पहुंचा रहा हूँ कि वो पाकिस्तान पाकिस्तानियों को वापस कर दें। आप उस पाकिस्तान में, आप लोगों ने ये कहा था जब हम आएंगे, अभी आयशा ने वो सही बातें कहीं। आप आज हालत देखें, मैं आपको एक जो अहम तरीन बात बताता हूँ। अभी जो बिजली के बिल आए हैं आयशा, उनको ज़रा उठाएं कि जो एक गरीब आदमी, दुकानदार बेचारा, या अभी कैमरे के पीछे जो नौजवान आपका बैठा है, इनसे पूछें कि इनके ऊपर क्या गुजर रही है। अगर किसी का 0 यूनिट है या 2 यूनिट है, उसका 30,000 तक बिल है, तो हालत यह है कि उसके ऊपर इन्होंने 3,000 रुपया उस पर सुपर टैक्स, वो सुपर टैक्स नहीं है, वो जग्गा टैक्स है, वो गुंडा टैक्स है, वो जालमाना टैक्स है। यानी कि क्या बातें करते हैं आप। और उसके ऊपर अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 3,000 रुपया, नॉन फाइलर है तो 6,000 रुपया, 30,000 से ऊपर जाते हैं। तो आप यकीन माने, अब हालत यह है कि लोग अब रोटी खाएं 2 वक्त की, अपने बच्चों को मेडिसिन लेकर दें, अपने बच्चों को तालीम लेकर दें। आज यकीन माने, मैं पूरे पाकिस्तान में ये देख रहा था, मैं फिर कब कहीं अपने हल्के की तरफ जा रहा हूँ, हल्के के लोग बेचारे पागल हुए हैं, पूरा पाकिस्तान पागल हुआ हुआ है कि आप तो कह रहे थे कि हम लोग आएंगे, बिजली के रेट कम कर देंगे, डॉलर नीचे आ जाएगा, आपकी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो जाएगी, आपका तमाम पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी। आज हालत यह है निहाल हाशमी साहब, इन 3 महीनों में, मैं फिर कह रहा हूं, इन 3 महीनों में आपका पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। जो कह रहे हैं कि नहीं हुआ, वो गलत बात कर रहे हैं। आप जाए ब्लूमबर्ग, क्या उन लोगों ने कहा है, बाकी इदारों ने क्या कहा आपके मुतल्लिक। तो इसलिए यहां बैठ के आप अगर ये कहें कि हमने यहां पे इसहाक डार साहब आएंगे तो पाकिस्तान ठीक करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपने जो अपने वजीर खजाना लगाए हैं वो पाकिस्तान को दिवालिया कर दें, पाकिस्तान की कौम को मार दें, लोग खुदकुशियों पे आ जाएं, और आप हंस के ये कहें कि जब हमारा असल वजीर खजाना आएगा। तो ये क्या मजाक है। ये कुछ, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, आप जरा अंदाजा करें, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है जिसके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो बंदा कमजोर है वजीर खजाना, उसमें अहलियत नहीं है। ये आप किसको सुना रहे हैं? कौम इतनी बेवकूफ है कि आप अपना वजीर खजाना लगा के उसके सुबह शाम, मैंने आपके तमाम, इवन मैंने शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट सुना है, मैंने साबिक वजीर आजम शाह खान नवाज साहब का वजीर सुना है जी, बहुत अहल हमारा वजीर खजाना है। इस तरह ना करें सर, तो अल्लाह का नाम माने। पीटीआई के पास है प्लान मौजूद है कि अगर पीटीआई का वजीर खजाना भी, मैंने बात क्या कही है, मैंने कहा कि हमें पहले वाला पाकिस्तान वापस कर दें जो इमरान खान में। आपने क्या कहा था कि महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था। एक मिनट निहाल हाशमी साहब, आपने क्या किया था कि पाकिस्तान डुबो दिया इमरान खान ने, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, पाकिस्तान डूब जाएगा अगर इमरान खान रहा, यही कहा था ना। तो आप मुझे बताइए कि वो पाकिस्तान जो डूब रहा था, आज क्या हालत है? आज हालत यह है कि आपका रुपया चौथे नंबर पे आप आ चुके हैं सर। टाइम चौथे नंबर पे आपको दुनिया ने डिक्लेयर किया कि आप डिफॉल्ट कर चुके। को ये कहता हूँ कि हमें नवाज शरीफ और इसहाक डार का पाकिस्तान लाके दे दें, जब आटा 30 रुपए का था, वो और डॉलर 100 रुपए का था, और पेट्रोल 60 रुपए का था।
ये 3.5 साल में मुल्क को उस कोने पे लेके सही गए है। जहां से निकलना नामुमकिन कर दिया। 3.5 साल में इसलिए इन्होंने आपने सिर्फ पाकिस्तान हुकूमत को ठीक मारने है, मारने की ठीक है कड़ी सर, कोशिश नहीं की। टाइम हमारे या पास माल खत्म हो बनाया गया और है। कुछ नहीं किया है। टाइम हमारे नाराज पास हैं। खत्म हो गया। बहुत हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।